Assalamu alaikum students. Today our lecture consists of two topics: ISO cost curves, Khat-e Masawi Masarif, and marginal rate of technical substitution, which is represented by MRTS, Mukhtatim Sharh Fanni Sabtar. We have taken a brief review of marginal rate of technical substitution in the last lecture. Today in this lecture we will study this topic in detail. What is the ISO cost curve? Khat-e Masawi Masarif. Khat-e Masawi Masarif जो है वो दर हकीकत में बिल्कुल वैसा ही जो है वो बजट लाइन है जैसे कि हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो है वो स्टडी की थी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने एक ऐसी बजट लाइन जो है वो स्टडी की थी जो कि सारफ की कीमत और वो दो कमोडिटीज परचेज करता है उसकी प्राइसेस पर डिपेंड करती थी। बिल्कुल इसी तरह जो है आइसो कॉस्ट लाइन भी जो है वो सारफ की बजट लाइन से मिलती जुलती है। आइसो कॉस्ट लाइन प्रोड्यूसर की बजट लाइन होती है और ये भी तीन वेरिएबल्स की मदद से जो है वो तय पाती है और इन तीन जो वेरिएबल्स हैं इसमें प्रोड्यूसर के टोटल एक्सपेंडिचर्स, उसकी टोटल कॉस्ट और इसके अलावा दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमने यहाँ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अज्यूम किए हैं, लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल की प्राइसेस पर मुश्तमिल होती है और ये जो बजट लाइन है ये आमदनी पैदाइश की जो है वो ऐसे मजमूआजात, ऐसे कम्बिनेशंस को जो है वो शो करती है जो कि एक प्रोड्यूसर या एक फर्म जो है वो सेम जो है वो कॉस्ट की मदद से जो है वो परचेज कर सकती है। ISO cost curve may be defined as ISO cost line may be defined as the line which shows different possible combinations of two factors that the firm can afford to buy given his total expenditures and price of the factors. खत-ए मसावी मसारफ एक ऐसा खत है जो दो आमदनी पैदाइश, मेहनत और सरमाया के इन मजमूओं को जाहिर करता है जो एक फर्म अपने दिए हुए अखराजात से खरीद सकती है जबकि दोनों आमदनी की कीमतें दी गई हों। यदि कि दो वेरिएबल जो हैं वो हमारे पास गिवन हो, पहली बात तो है फर्म के टोटल एक्सपेंडिचर्स, उसकी टोटल कॉस्ट, उसका टोटल बजट जो है वो भी गिवन हो और इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस हैं वो भी चेंजेबल ना हो, वो भी गिवन हो। तो उन दोनों चीज़ों को जो है गिवन रखते हुए, उन दोनों चीज़ों को फिक्स रखते हुए हम देखते हैं कि एक फर्म जो है वो मेहनत और सरमाई की जो है वो किस तरह जो है वो उनकी तरतीब को बदलकर उसको कारोबार में इम्प्लाई कर सकती है, लेकिन इस तरह के उसके जो है वो टोटल बजट जो है वो सेम रहता है। गोया कि खत-ए मसावी मसारफ का हर नुक्ता दर हकीकत आमदनी पैदाइश जैसे मेहनत और सरमाई की जो है वो एक ऐसे मजमूए को जाहिर करता है जिसको फर्म जो है वो एक मखसूस बजट से खरीद सकती है और खत-ए मसावी पैदावार के तमाम तर नुकात जो हैं वो उसी जो है वो मखसूस बजट को जो है वो शो करते हैं। अलबत्ता उसमें जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी मेहनत और सरमाई की जो मिकदार होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हर नुक्ते पर मुख्तलिफ होती है, लेकिन पूरे के पूरे खत पर जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन की जो मसावात या इक्वेशन है, इट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय PL प्लस K मल्टीप्लाई बाय PK। Here, C represents the total expenditure, our total cost, our total outlay, while the labor shows the quantity of labor are the units of the labor which have been employed in the business, and PL shows the price of the labor, and K shows the units of the capital which have been employed in the business, and PK shows the price of the capital. PL, the price of labor, may be represented by the wages, and in the same way PK, price of the capital, may be represented by the variable interest rate, and it may be shown by small r. अब यहाँ आइसो कॉस्ट लाइन को जो है वो मजीद जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ assumptions लेते हैं। हम आइसो कॉस्ट लाइन को जो है वो एक शेड्यूल और ग्राफ की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम कुछ assumption लेते हैं। Here we assume that PK or the interest rate is equal to 100 rupees, while the
price of labor PL are the wages is equal to 200 rupees and the total expenditures are the total cost or total outlay is equal to 1000 rupees। अगर हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं अपनी इक्वेशन में अपनी इस जो कॉस्ट लाइन है इसमें जो है वो इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये C is equal to 1000। चाचा हमने C की जगह यहाँ लिखा है 1000 एंड PL is equal to 200। So here we mention here 200 and L here shows the unit of the labors and 100 is also the price of the capital. So we mention here the 100 unit 100 rupees which is equal to the price of the capital and K here represents the units of the capital which have been employed in the business. So it is the equation of the ISO cost curve। खत मसावी मुसारफ की ये जो है वो एक मसावात है। ये वो मसावात आप देख सकते हैं कि ये कितने जो है वो वेरिएबल्स की मदद से बनी है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो है लेबर और एक है कैपिटल और इसमें हमने तीन फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड अज्यूम किए हैं जिसमें लेबर की प्राइस यानी कि वेजेस, इस तरह कैपिटल की प्राइस यानी कि इंटरेस्ट रेट इसको भी फिक्स्ड अज्यूम किया है। इस तरह हमने ये भी अज्यूम किया कि फर्म की जो टोटल आउटले है वो भी जो है वो सेम रहती है और उसकी मदद से हमने ये जो इसकी इक्वेशन जो है वो डिजाइन की। इसी इक्वेशन की मदद से हमने ये जो है वो एक शेड्यूल बनाया है। ये शेड्यूल जो है वो बहुत सारे जो है वो पेयर्स को जाहिर कर रहा है। ये सारे के सारे पेयर्स ए से लेकर एफ तक ये सारे के सारे वो पेयर्स हैं जो कि फर्म जो है वो एक मखसूस बजट से, आप देख रहे हैं कि यहाँ उसका बजट जो है वो चेंजेबल नहीं है, वो एक मखसूस बजट से जो है ये सारे के सारे जो है वो खरीद सकती है। फॉर एग्जाम्पल द पेयर ए पर देखिए तो वो लेबर की यूनिट लेबर बिल्कुल जो है वो एम्प्लॉय नहीं कर रही, जबकि कैपिटल के कितने यूनिट्स जो हैं वो कारोबार में लगाए गए हैं वो है 10। अब हम जानते हैं कि कैपिटल की प्राइस है 100, चुनाचे 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1000, जबकि लेबर आप जानते हैं कि बिल्कुल एम्प्लॉय नहीं किया गया। इसी तरह अगर आप लास्ट देखिए इसमें जो है वो बिल्कुल ये भी एक एक्सट्रीम की सूरत हाल है कि कैपिटल बिल्कुल एम्प्लॉय नहीं किया गया और सारे के सारा जो है वो बजट से लेबर ही परचेज किया गया है। तो लेबर हमने कितने परचेज किए हैं, 5 जो है वो लेबर जो है वो बिजनेस में जो है वो लगाए गए हैं और हम उसकी जानते हैं कि लेबर की जो प्राइस है यानी वेजेस कितनी है 200। 5 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारी कॉस्ट जो है वो 1000 जो है वो पूरी हो जाएगी। यानी ये भी मुमकिन है कि सिर्फ कैपिटल लगाया जाए और लेबर नहीं, और ये भी मुमकिन है कि सिर्फ लेबर खरीदा जाए और कैपिटल नहीं। चाहे ये भी दो जो है वो एक्सट्रीम के पॉइंट्स हैं, अगरचे ये जो है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। और आप देखें कि इन दोनों सूरतों में भी बहरहाल उसकी जो है कॉस्ट जो है वो 1000 है जो कि गिवन है। फिर पॉइंट बी, सी, डी और ई, इसमें जो है वो लेबर और कैपिटल की जो है वो मुख्तलिफ तादाद है, लेकिन दोनों पर जो है दोनों की जो है वो इतनी मिकदार जो है वो कारोबार में लगाई जा रही है कि टोटल जो उस पर एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं वो 1000 है। जैसे कि पॉइंट बी शो कर रहा है कि अगर लेबर का 1 और कैपिटल के 8 यूनिट लगाए जाएं तो तुम्हारे टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, वो अगेन 1000 ही होंगे क्योंकि लेबर का 1 यूनिट लगाने पर हमारे जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर्स होंगे 1 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, कैपिटल की प्राइस है 100 तो 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। सो 200 एंड 800 दोनों मिलकर रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 1000। ऐसे ही चलते चले जाएं तो अगर हम पॉइंट ई की तरफ आए तो पॉइंट ई पर लेबर के 4 यूनिट लगाए गए हैं और कैपिटल के 2 यूनिट्स लगाए गए हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं 1000, क्योंकि 4 को जब हमने लेबर की प्राइस 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट होगा यहाँ 800 और कैपिटल की प्राइस से 100 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 800 और 200 दोनों का जो है वो समेशन कितना हो जाएगा 1000। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये शेड्यूल में ऐसे बहुत सारे पेयर्स जो हैं वो सेट किए गए हैं जिसमें लेबर और कैपिटल की तादाद हर पेयर में जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। गोया के लेबर और कैपिटल के ये ऐसे मजमूआजात ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कि एक मखसूस बजट से
खरीदे जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेबर और कैपिटल के ये ऐसे मजमूआ जात हैं, ये सारे के सारे A to F ऐसे मजमूआ जात हैं जिस पर जो है वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। इसी शेड्यूल की मदद से जो है वो हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। जी ये ग्राफ जो है ये उन्हीं जो है वो फिगर्स की नुमाइंदगी करता है जिनको भी हमने पीछे स्टडी किया। आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट ए जो है वो हमें कैसे हासिल हुआ। पॉइंट ए को यूं भी हासिल किया जा सकता है कि सारी की सारी कॉस्ट को, टोटल एक्सपेंडिचर्स को जो है वो पी के पर, प्राइस ऑफ कैपिटल पर जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। हम जानते हैं हमारी टोटल कॉस्ट है 1000 और पी के है 100। जब हमने 1000 को 100 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया 10। तो अब ये पॉइंट कैसे हासिल हुआ, हमने पॉइंट ए पॉइंट जो कि 10 के बराबर है, ये हमने हासिल किया कि सारी की सारी कॉस्ट को जो है वो पीके पर डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर हम सारी की सारी कॉस्ट को जो है वो पीके की बजाय पीएल पर डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारी जो है वो कॉस्ट है 1000 और जो पीएल है वो है 200। जब 1000 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होगा 5। ये देखिए पॉइंट एफ जो है वो 5 की यूनिट्स को जो है वो शो कर रहा है। और ये पॉइंट हमने जो है वो पॉइंट एफ कैसे हासिल किया, सी को पीएल पर डिवाइड करके। अब ये पॉइंट ए और एफ को अगर हम मिला दें, पॉइंट ए को अगर हम पॉइंट एफ से मिला दें तो हमें जो लाइन हासिल होगी ये लाइन हमारी आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो कहलाती है। ये आइसो कॉस्ट लाइन पर बहुत सारे जो हैं वो पॉइंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं लेबर और कैपिटल के। हर जो कॉम्बिनेशन है वो सेम लेवल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स को जो है वो शो करेगा कि जिस पर लेवल ऑफ जो है वो एक्सपेंडिचर्स के लेवल जो है वो सेम रहेंगे। जैसे कि आप पॉइंट बी ले लीजिए, पॉइंट बी पर अगर कैपिटल के जो है वो 8 यूनिट्स लगाए जा रहे हैं तो लेबर का क्या है 1। पॉइंट सी पर कैपिटल के जो है वो 6 यूनिट लगाए गए, गोया यहाँ हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे 600। अब लेबर कितना इम्प्लाई किया जा रहा है, लेबर इम्प्लाई किया जा रहा है 2, तो जो 2 है उस पर हमारे टोटल जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो होंगे 400 क्योंकि लेबर की प्राइस है 200। चाहे पॉइंट सी पर जो है कैपिटल पर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर 600, लेबर पर 400 और दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, फिर 1000 हो जाएंगे। इसी तरह जो है पॉइंट डी देख लीजिए, उस पर जो है हमारे कैपिटल जो है वो 4 यूनिट लगाए गए हैं, गोया टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं 400 और जो है वो लेबर के जो है वो 3 यूनिट्स लगाए गए हैं, गोया टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे 600। 400 और 600 को आप कंबाइन करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा फिर 1000। गोया ये बात तय पाई कि ये जो बजट लाइन है, ये जो प्रोड्यूसर की बजट लाइन है, यहाँ के आइसो कॉस्ट लाइन है, खत मसावी मसारफ, ये लेबर और कैपिटल की जो है वो ऐसे मजमूआजात, ऐसे कॉम्बिनेशंस पर मुश्तमिल है जो कि एक फर्म, एक मखसूस जो है वो बजट की मदद से खरीद सकती है। यानी कि यहाँ आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो पूरे के पूरे खत पर सेम रहेंगे। इसीलिए जो है चूंकि आपकी पूरी बजट लाइन पर आपकी कॉस्ट जो है वो नहीं बदलती है, जैसे कि यह मुसलसल 1000 है, इसलिए इसको आइसो कॉस्ट जो है वो कर्व कहते हैं। आइसो आप जानते हैं, आइसो का मतलब है इक्वल, कॉस्ट का मतलब है कि आपकी मसारिफ, और इसको मसावी मसारिफ का खत भी कहते हैं क्योंकि पूरे के पूरे इस खत पर तमाम नुकात पर जो है मसारिफ जो है वो मसावी रहते हैं। स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट, स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट शोज द प्राइस रेशियो ऑफ द बोथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोनों आमदनी पैदाइश, मेहनत और सरमाए की जो है वो प्राइस रेशियो के बराबर होती है। हम जानते हैं स्लोप का जो है वो फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने अभी पिछले जो है हमने पीछे जो है वो स्केड्यूल बनाया, हमने पीछे जो है वो ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में हमने देखा कि परपेंडिकुलर जो है वो हमें कैसे हासिल हुआ था। परपेंडिकुलर जो है वो 10 यूनिट्स पर मुश्तमिल था और इस परपेंडिकुलर को हासिल करने के लिए हमने सारी की सारी कॉस्ट को जो है वो पी के पर डिवाइड कर दिया था। इसी तरह बेस जो कि 5 यूनिट के बराबर थी, इसको हमने कैसे हासिल किया था, सारी की सारी कॉस्ट को जो है वो हमने पीएल पर जो है वो डिवाइड कर दिया था। अब स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट किसके बराबर होगी, सी ओवर पी के डिवाइडेड बाय सी ओवर पीएल। अब आप इसको जो है जब हम इसको सी ओवर पीएल को ऊपर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा और ये हो जाएगा पीएल ओवर सी। सी के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो होगा पीएल ओवर पीके। पीएल प्राइस ऑफ लेबर, पीके प्राइस ऑफ कैपिटल। पीएल हम जानते हैं लेबर की प्राइस यानी वेजेस कितनी है 200 है जैसा कि हमने अज्यूम किया है, और पीके प्राइस ऑफ कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या है वो है 100।
200 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। हमारी स्लोप क्या है, यहाँ है 2। गोया कि आइसोकॉस्ट की स्लोप जो है वो दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो प्राइस रेशियो की जो है वो है। जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। हमने पिछले लेक्चर में जो है आइसोक्वांट यानी मसावी मसारफ के खतूत के बारे में पढ़ा था। मसावी पैदावार के खतूत के बारे में पढ़ा था। मसावी पैदावार के खतूत या आइसोक्वांट जो है उसकी स्लोप जो है वो मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल कहलाती है। इसका हमने छोटा सा एक ब्रीफ रिव्यू जो है वहां हमने पिछले लेक्चर में जो है वो लिया था, जिसके तहत हमने देखा था कि मसावी पैदावार का जो खत है या आइसोक्वांट की स्लोप जो है वो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहलाती है, मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल। आज हम ये देखते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है। द मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज द amount by which the quantity of one input, for example the capital, has to be reduced when one extra unit of another input, for example labor, is used so that the output remains the constant। अमली पैदाइश में मेहनत की एक मजीद इकाई लगाने की खातर सरमाए की जितनी इकाइयां अलग करनी पड़ती हैं, इन्हें मेहनत की सरमाए के लिए मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल कहते हैं। वही जैसे जैसे हमने देखा कि पिछले जो भी हमने ग्राफ बनाया, इसमें जैसे जैसे हम मेहनत की इकाइयां ज्यादा करते चले जाते हैं तो मेहनत की एक मजीद इकाई लगाने के लिए हम सरमाए की जितनी इकाइयां कारोबार से अलग कर देते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो सेम रहे। क्योंकि अगर हम मेहनत की इकाइयां बढ़ाते जाएं और सरमाए की इकाइयां जो है वो कम ना करें तो फिर ऐसी सूरत में आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगी। आउटपुट को जो है वो बराबर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए मेहनत की एक मजीद इकाई लगाने के लिए हम सरमाए की कुछ इकाइयां अलग कर देते हैं। तो सरमाए की जितनी इकाइयां अलग करनी पड़ती हैं वो मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल कहलाती है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आप सिंपली इसको कह सकते हैं मेहनत को सरमाए से बदलने की जो है वो शरह, यानी इनकी आपस में जो है वो इस्तब्दाल की शरह, इनकी आपस में सब्स्टिट्यूशन रेशियो, ये किस रेशियो पर जो है वो एक दूसरे के साथ तब्दील हो रहे हैं। हम यहाँ मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को जो है वो एक ग्राफ की मदद से शो करते हैं। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू दी DK over DL। Here D shows the change, rate of change। लेबर में चेंज से जो है वो कैपिटल में कितनी तब्दीली आएगी। गोया जब हमारे मेहनत के यूनिट्स जो है वो तब्दील हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो हमें कैपिटल के कितने यूनिट जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। ये मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेबर के जो है वो मजीद यूनिट्स जो है वो कारोबार में लगाते चले जाते हैं तो कैपिटल के यूनिट्स जो है वो हमें रिड्यूस करने पड़ते हैं, कम करने पड़ते हैं, चुनाचे ये जो है वो नेगेटिव होते हैं। और इसकी ये जो नेगेटिव स्लोप है ये इस जो कर्व से भी जो है वो शो होती रही है। आप देख रहे हैं कि आइसो क्वांट या आइसो प्रोडक्ट कर्व कैसा है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ आए तो हम देखते हैं कि लेबर का एक मजीद यूनिट जो है वो कारोबार में लगाने के लिए हमने कैपिटल के जो है वो 4 यूनिट जो है वो छोड़ दिए। चुनाचे डेल्टा के क्या है, 4 है, डेल्टा एल है 1। चुनाचे 4 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ए से बी के दौरान जो है वो हमारे मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल क्या है, वो 1 है। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 4। ये 4 है क्योंकि हम डेल्टा के यानी 4 को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा एल 1 पर। जब हम पॉइंट बी से सी की तरफ आएंगे तो अब आप देखें कि जो है वो कैपिटल में कितनी चेंज है। डेल्टा के इज इक्वल टू -3, इसमें 3 यूनिट्स की जो है वो कमी हुई है और लेबर में कितने यूनिट का इजाफा हुआ है, 1 यूनिट का जो है वो इजाफा हुआ है। चुनाचे 3 को हम 1 पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो -3 या जस्ट 3 जो है वो हमारी मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। पॉइंट सी से डी की तरफ आए तो आप देखेंगे कि जो कैपिटल में चेंज है वो क्या है, वो 2 है, जबकि जो है वो लेबर में जो इजाफा है वो है 1। 2 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 है। इसी तरह जो है हम खत के डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दी डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। Here is a law is present which is about
the margin rate of technical substitution has a declining trend. It has a diminishing trend. Principle of diminishing margin rate of technical substitution. असूल तकलील मुख्ततिम शरह फनी इस्तब्दाल. ये असूल, ये कानून ये जाहिर करता है कि जैसे जैसे लेबर के मजीद यूनिट्स जो हैं वो कारोबार में एम्प्लॉय किए जाते हैं और कैपिटल के यूनिट्स मुसलसल जो है वो रिड्यूस करते चले जाते हैं, तो इनकी जो सब्स्टिट्यूशन रेट है, इनकी जो शरह इस्तब्दाल है, वो मुसलसल जो है वो गिरती चली जाती है. गोया कि जैसे जैसे हम लेबर के यूनिट जो हैं वो मजीद जो है वो बिजनेस में लगाते चले जाएंगे, तो कैपिटल के वो यूनिट्स जो कि हमें लेबर का एक मजीद यूनिट लगाने के लिए कारोबार से अलग करने पड़ते हैं, वो यूनिट जो है वो मुसलसल जो है वो कम होते चले जाते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखिए, हम पॉइंट अगर ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो लेबर डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल बराबर है 1 के. 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो बराबर है 1 के. जबकि डेल्टा के किसके बराबर है, 12 से जो है यूनिट्स कम करके 8 कर दिए गए. गोया के 4 यूनिट्स की जो है वो कमी कर दी गई. डेल्टा के इज इक्वल टू 4 एंड डेल्टा एल इज इक्वल टू 1. तो यहाँ मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितनी है, 4 यूनिट्स के बराबर है. और ये जो है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस ट्रायंगल से भी शो हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट. ये आइसोक्वांट कर्व है. अगर हम पॉइंट बी से सी की तरफ आते हैं तो लेबर का एक मजीद यूनिट हासिल करने के लिए, जैसे कि हमने लेबर को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया, तो उसको एक मजीद यूनिट हासिल करने के लिए हम कैपिटल के कुछ यूनिट जो है वो छोड़ देते हैं. और अब हम कैपिटल के कितने यूनिट छोड़ रहे हैं, हम कैपिटल के 3 यूनिट जो है वो यहाँ छोड़ रहे हैं. अब हम जो है लेबर का एक मजीद यूनिट लगाने के लिए कैपिटल के कुछ यूनिट जो है वो कारोबार से क्यों अलग कर देते हैं, ताकि हमारा जो है वो प्रोडक्शन लेवल जो है वो सेम रहे. यहाँ प्रोडक्शन लेवल जो है वो 100 यूनिट्स है. अगर हम लेबर के यूनिट्स से बढ़ाएं और कैपिटल के कम ना करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो आउटपुट जो है वो 100 यूनिट नहीं रहेगी, बल्कि ये उससे ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, यहाँ जो पॉइंट जो है यहाँ नोट किया जाना चाहिए वो ये कि पहले हमने जो है लेबर का एक यूनिट हासिल करने के लिए कैपिटल के 4 यूनिट्स जो है वो बिजनेस से अलग किए थे, लेकिन अब हमने कैपिटल का जो है वो लेबर का एक यूनिट हासिल करने के लिए कैपिटल के 3 यूनिट जो है वो कारोबार से अलग किए हैं. हालांकि प्रोडक्शन लेवल सेम है. इसका मतलब है कि ए से बी के दौरान एक लेबर जो है वो कैपिटल के 4 यूनिट्स के बराबर जो है वो पैदावार दे रहा था, लेकिन अब जो है वो एक लेबर जो है पॉइंट बी से और सी के दरमियान, अब एक जो है वो लेबर जो है वो कैपिटल के 3 यूनिट्स के बराबर जो है वो आउटपुट दे रहा है. अब पॉइंट बी से सी की तरफ आए तो लेबर का एक मजीद यूनिट जो है वो कारोबार में लगाने के लिए कैपिटल के हम कितने यूनिट छोड़ रहे हैं, हम 5 से जो है वो कम करके उसको 3 कर दिया. गोया के 2 यूनिट जो है वो छोड़ रहे हैं. अब यहाँ लेबर का जो एक यूनिट है वो कैपिटल के 2 यूनिट्स के बराबर है. पॉइंट डी से ई की तरफ आइए तो यहाँ मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन और कम हो गई है. और उसको देखिए कि लेबर का एक मजीद यूनिट हासिल करने के लिए कैपिटल का जस्ट एक यूनिट जो है वो रिड्यूस किया गया है, कारोबार से अलग कर दिया गया है. गोया मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो मुसलसल कम हो रही है. मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 पॉइंट्स के दौरान जो है वो इस जो है वो ट्रायंगल से जो है वो शो हो रही है. आप देख सकते हैं कि ये मुसलसल जो है वो कम होती चली जा रही है. जिसे ट्रायंगल्स का आप एरिया देख रहे हैं कि मुसलसल कम हो रहा है. अब इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों है कि पहले एक लेबर जो है वो कैपिटल के 4 यूनिट्स के बराबर जो है वो पैदावार देता है, जबकि उसके बाद लेबर की प्रोडक्टिविटी मुसलसल कम हो रही है. यहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी कैपिटल के 3 यूनिट्स के बराबर है, यहाँ कैपिटल के 2 यूनिट्स के बराबर है, यहाँ कैपिटल के 1 यूनिट के बराबर है. तो इसके पीछे क्या वजह है, देखिए जैसे जैसे लेबर के जो है वो ज्यादा यूनिट्स कारोबार में लगाते चले जाते हैं, तो हमने ये रूल पहले भी पढ़ा है, कानून पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ज्यादा यूनिट कारोबार में लगाए जाएंगे तो उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. यहाँ चूंकि लेबर की मिकदार बढ़ाई जा रही है तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो कम हो रही है, और जो कैपिटल के जो है यूनिट्स जो कि कम किए जा रहे हैं, मुसलसल कम किए जा रहे हैं, इसलिए मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ रही है. ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे लेबर के ज्यादा यूनिट जो है बिजनेस में एम्प्लॉय किए जाएं तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाती है. इसके पीछे 2 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहली बात तो ये कि शुरू में जब भी लेबर एम्प्लॉय किया जाता है, जैसे पहला और दूसरा लेबर,
तो मोस्ट एफिशिएंट लेबर जो है वो बिजनेस में अप्लाई कर लिए जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसा उनकी एफिशिएंसी में कमी होती चली जाती है। और जब हम उनको कट डाउन, उनकी डाउन साइजिंग शुरू करते हैं, जैसे कि हम यहाँ लेबर की जो है वो कैपिटल की डाउन साइजिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो इनएफिशिएंट जो यूनिट्स हैं वो बिजनेस से अलग कर दिए जाते हैं और एफिशिएंट मेंबर जो है वो बिजनेस में रह जाते हैं, इसलिए जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि हम लेबर की मिकदार तो मुसलसल बढ़ा रहे हैं और कैपिटल की बहुत तेजी के साथ कम करते चले जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है मशीनें कम रह गई हैं और मजदूर जो है वो ज्यादा मिकदार में है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हमें हासिल नहीं हो पा रहा, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो बेहतरीन इश्तराक है वो यहाँ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि हम बहुत तेजी के साथ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम करते जा रहे हैं और दूसरे को मुसलसल बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है मुख्तलिफ शरह फनी इस्तेदाल जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो नीचे को गिरती है।